हेलो एवरीवन, होप ऑल यू आर डूइंग गुड। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, उसकी कंपोजिशन और कैसे वो काम करते हैं। तो आज उसी के बेसिस को लेते हुए हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे, जिसमें हम विधानसभा और विधान परिषद की बात करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जब हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज यूनिकैमरल। यूनिकैमरल का मतलब है एक, और सेकंड इज बाईकैमरल, मतलब बाई का मतलब दो। जब हम यूनिकैमरल की बात करते हैं तो इसके अंदर एक लेजिस्लेटिव आती है, यानी स्टेट के अंदर एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। वही अगर हम बाईकैमरल की बात करते हैं तो इसका मतलब स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, यानी दो हाउसेज हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव जब असेंबली की बात करते हैं तो इसको लोअर हाउस बोलते हैं, लोकसभा की तरह। और लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं तो इसको अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, यूनिकैमरल जो लेजिस्लेचर है वो 28 स्टेट्स में और 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर है। वही बाईकैमरल लेजिस्लेचर सिर्फ 6 स्टेट्स के अंदर है। तो इन दोनों से हमें क्या पता चलता है कि यूनिकैमरल और बाईकैमरल लेजिस्लेचर दोनों बैलेंस करते हुए अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो राइट है ये स्टेट असेंबली को दिया है कि वो कौन लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहती है या फिर नहीं चाहती। ठीक है, कैसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को फॉर्म कर सकते हैं इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। जो भी हमारी विधानसभा और विधान परिषद होती है, यानी असेंबली और काउंसिल होते हैं, इसको हम सेम लोकसभा और राज्यसभा के आधार पर इसको समझ सकते हैं। जब हम विधानसभा की बात करते हैं तो ये लोअर हाउस होता है, और विधान परिषद इसको हम अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, विधानसभा में हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं अपने मेंबर्स को, और विधान परिषद में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। विधानसभा का टेन्योर 5 ईयर का होता है, विधान परिषद का टेन्योर 6 ईयर का होता है। सेम राज्यसभा की तरह ही है ये। मिनिमम एज 25 ईयर, इधर 30 ईयर्स। स्पीकर विधानसभा का हेड होता है, वही चेयरमैन विधान परिषद का हेड होता है। विधानसभा यूनिवर्सल है, इसका मतलब हर स्टेट में विधानसभा तो होना मैंडेटरी है। वहीं विधान परिषद की बात करें तो ये सिर्फ 6 स्टेट्स में है। ठीक है, डिपेंड करता है कि स्टेट असेंबली काउंसिल चाहती है या फिर नहीं चाहती। ठीक है, अब कौन से 6 स्टेट में बाईकैमरल लेजिस्लेचर है? तो फर्स्ट इज बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 स्टेट्स में स्टेट असेंबली भी है और स्टेट काउंसिल्स भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब हम विधानसभा की फॉर्मेशन या कंपोजिशन की बात करते हैं तो विधानसभा में मिनिमम 60 मेंबर्स तो होने चाहिए और मैक्सिमम 500 होने चाहिए। लेकिन कुछ स्टेट्स जहाँ पे पॉपुलेशन कम है और जो स्टेट्स है उनका साइज भी कम है, तो वहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो 60 से कम है। जैसे गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 और पुडुचेरी में 33। तो ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे जो एमएलएज है वो लेस देन 60 है। ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी लिमिट दी है कि जो मेंबर्स है वो 60 से ज़्यादा और 500 से कम होने चाहिए। ठीक है, जब हम बात करते हैं जो लोग इनमें चुन के आते हैं, यानी विधानसभा में जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं उनको बोलते हैं हम एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, अब हम काउंसिल की बात करते हैं तो इसके अंदर थोड़ा जो कंपोजिशन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जैसे यहाँ पे 1/12 जो मेंबर्स होते हैं वो टीचर्स के द्वारा इलेक्ट होते हैं। टीचर्स जो यहाँ पे होते हैं वो सेकेंडरी स्कूल के और हायर लेवल के टीचर्स होते हैं, ना कि प्राइमरी लेवल के। देन यहाँ पे 1/12 इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स। देन कुछ नॉमिनेट होते हैं गवर्नर के थ्रू। 1/6 पार्ट, 1/3 पार्ट इलेक्ट किए जाते हैं लोकल बॉडीज जैसे म्यूनसिपैलिटीज, ग्राम पंचायत या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। देन 1/3 मेंबर
इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट एमएलएज के द्वारा। ये स्टेट के प्रेजेंट, जरूरी नहीं है कि स्टेट के प्रेजेंट एमएलए हो, एमएलए किसी दूसरे एक्सपर्ट या पर्सन्स को भी चुन के भेज सकते हैं। अगर हम इसकी साइज की बात करें, जैसे विधानसभा में 60 से कम मेंबर्स नहीं होने चाहिए, वहीं यहाँ पे जो साइज है वो 1/3 ऑफ द स्टेट असेंबली से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है अगर हमारी स्टेट असेंबली में 180 सीट्स है, तो जो स्टेट काउंसिल है उसके अंदर 60 मेंबर्स से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए और 40 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। जब विधानसभा की बात करते हैं तो इसका इलेक्शन हर 5 साल में होता है, लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो इसको पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर हम विधान परिषद की बात करें तो ये राज्यसभा की तरह एक कॉन्टिन्यूअस या फिर परमानेंट बॉडी है, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 6 साल का होता है। लेकिन सभी मेंबर एक साथ ना तो वो रिजाइन करते हैं ना उनको हटाया जाता है। हर दूसरे साल 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं और नए मेंबर 1/3 नए मेंबर को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी पावर की बात करें, जैसे लोकसभा के पास मनी बिल्स के ऊपर पावर थी, वैसे ही विधानसभा के पास मनी बिल्स को लेकर कुछ स्पेशल पावर्स हैं। वो काउंसिल के अंदर सिर्फ रिकमेंडेशन के लिए या फिर कुछ सजेशंस के लिए भेजा जाता है। ठीक है, अगर हम काउंसिल की बात करें तो उसके पास जो पावर है वो तो उन जो भी बिल सभा से आएंगे उनको काउंसिल रोक तो नहीं सकता, लेकिन उनको डिले कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ मैकेनिज्म, यहाँ पे बात करता है आर्टिकल 169 कि कैसे हम जो स्टेट काउंसिल है उसको फॉर्म कर सकते हैं या फिर डिसॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेट एक रेजोल्यूशन पास करेगा। The state assembly must pass a resolution requesting creation or abolition by special majority 2/3 of the member present and voting। यानी जब भी स्टेट असेंबली की कोई मीटिंग होगी उसके 2/3 मेंबर्स जिस दिन प्रेजेंट होंगे उनको वोट करके ये बताना होगा कि हाँ हम सहमत हैं असेंबली के क्रिएशन और एबॉलिशन के लिए। इसके बाद वो जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया यहाँ पे वो पार्लियामेंट में भेजा जाएगा। पार्लियामेंट उस पर रिव्यू करेगी और पास कर देगी। तो स्टेट जो असेंबली है वो अगर वो स्टेट काउंसिल बनना चाह रही है तो बन जाएगा, अगर एबोल्यूशन करना चाहते हैं उसका तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, The ultimate fate of the upper house rests entirely in the hands of the lower house and the central parliament। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब अपर हाउस की बात करते हैं, जो हम स्टेट काउंसिल की बात करते हैं, उसका पूरी तरह से वो किसके हाथों में है, वो लोअर हाउस के हाथों में है, यानी असेंबली के हाथों में है। उसका मतलब बोल सकते उसका कर्ता धर्ता असेंबली है। ठीक है, अगर वो चाहेगी तो बनेगा, अगर चाहेगी एबॉलिश होना तो वो हट जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी कुछ डिबेट्स की बात करें तो यहाँ पे बोला जाता है कि जिस स्टेट्स में स्टेट काउंसिल है वो एक तरह से स्टेट के ऊपर बर्डन है, क्योंकि अगर हम पावर की बात करते हैं तो स्टेट काउंसिल के पास बहुत कम पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों का मानना है या फिर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे क्या हो रहा है, जो फाइनेंस हो रहा है ना उसका वेस्टेज हो रहा है। ठीक है, और अगर दूसरी तरफ इसके पॉजिटिव की बात करें तो इसको प्रेज भी किया जाता है, क्योंकि ये स्टेट काउंसिल के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं और जब भी कोई भी बिल जो पास होता है तो उसके अंदर अगर एक्सपर्ट्स का पर्सपेक्टिव आता है तो वो बिल और अच्छा आगे बनता है। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रेज किया जाता है क्योंकि इसके अंदर डाइवर्स पर्सपेक्टिव आते हैं। लेकिन डिबेट ये है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टेट का बजट लग जाता है। अब इसको बोला है इंजन ऑफ द स्टेट डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि स्टेट असेंबली हुई या फिर स्टेट काउंसिल हुई, दोनों ही एक तरह से इंजन का काम करती हैं। अगर हम विधानसभा की बात करें यानी असेंबली की बात करें तो उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स है कोई भी एक्ट या फिर बिल पास करने की, उसको एक्ट बनाने की। ठीक है, अगर हम विधान परिषद की बात करें तो
तो इट इज अनेबल टू स्टॉप द इंजन। बेसिकली इसका मतलब है कि उसके पास ऐसी पावर तो नहीं है कि उस एक्ट को वो निरस्त कर दे, लेकिन वो उसको स्लो डाउन कर सकती है, यानी अपने पास कुछ टाइम तक रख सकती है, उसको कुछ रिकमेंडेशन दे सकती है, अपने एक्सपर्ट व्यूज दे सकती है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये पावर काउंसिल के पास होती है। अगर ये पावर काउंसिल के पास है तो काउंसिल को हम देख सकते हैं कि उसका कितना ज्यादा रोल है। वो किसी भी एक्ट को, अगर उसको लगता है कि इसके अंदर कुछ गलतियां है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों के हित में नहीं है, तो वो उसको निकाल सकती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेट असेंबली एंड स्टेट काउंसिल। So thank you everyone. Hope all you enjoyed this session.